अच्छा चलो ठीक है। लोकेलिटी का हम देख लेते हैं। अच्छा इसमें आई गेस हमने की थी काइंड ऑफ तीन जन से होती हैं हमारे पास लोकेलिटीज, ठीक है। उसमें होता ही है कि एक स्पेशियल होती है, स्पेशियल होगी, और एक टेम्पोरल होगी, और एक होती है सीक्वेंशियल। ठीक है। अब स्पेशल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक अरे है हमारे पास, कोई भी मेमोरी में पड़ी होगी, वो किसी भी एड्रेस से शुरू हो सकती है, ठीक है। अब स्पेशल में ये होता है कि अगर आपका प्रोग्राम कहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये अरे यूज़ करनी है और एक को लूप में जो है फॉर एग्जांपल इसके 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स को उसमें यूज़ करना है। इस पे डिफरेंट वैल्यूज इंटीजर्स की पड़ी हुई हैं, कैरेक्टर्स की हो सकती हैं या आपकी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर पे बेसिकली डिपेंडेंट होता है। तो स्पेशल में ये होता है कि आपकी जो कैश कैश के साथ अगर इसे हम रिलेट करें तो कैश में ये करता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर एसोसिएटिविटी, वो जो है ना उस रीजन के सारे मेंबर्स जो है ना वो आपकी कैश में फिल कर देता है। तो स्पेशल बेसिकली काइंड ऑफ एक रीजन टू रीजन चलती है मेमोरी में। मेमोरी में कोई एक रीजन है, वहाँ पे जिनसे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उसको ला के हम इकट्ठा यूज करते हैं। एक्सपेक्टेड ये होता है कि आपका एक प्रोग्राम है, उसने अगर वही ना एक इस इंडेक्स को यूज किया है, तो फिर उससे अगले इंडेक्स मेमोरी वाले इंडेक्स को भी यूज करेगा, उससे अगले इंडेक्स को भी यूज कर सकता है, उसको उससे अगले इंडेक्स को भी यूज कर सकता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है या इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो मुझे बता, पूछ लो मेरे से। अभी पूछ लो वरना फिर आगे मैं टेम्पोरल की समझाऊंगा। पूछो यार, हैंड रेस किया है, पूछो तो सही। यार मैं किक आउट करने लगूंगा, ऐसा नहीं चलेगा मुझे। भाई हम्म यार, ये जो आपने इसमें कैश वाली बात बोली है हम्म। कि कैश के साथ भी मतलब कि इसको आप एसोसिएट कर सकते हो, यार वो वाली बात हम्म। थोड़ा सा नहीं, मतलब कि बात नहीं समझ लगी। ये मतलब कि कोई नई बात ही लगी है, क्योंकि अब जिस तरह एक एक क्वेश्चन है मेरा कैश रिलेटेड में हमसे इसके बात करना, जरा ये वाली बात दोबारा बताइएगा। अच्छा ठीक है। स्पेशल में इसकी सिंपल कैश की जो मैंने ये बात की ना, वो सिर्फ ये बात की है फॉर एग्जांपल 4 वे एसोसिएटिव कैश है आपका, ठीक है। तो अब उसने क्या करना है कि अगर जीरो इंडेक्स को रखा, तो वो ये कहता है आपके आर्किटेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ये कहती है कि यार चलो इसने एक एक्स रीजन है, ये वाला रीजन मेरा एक एक्स रीजन है पूरा, ठीक है। इसको अगर उसने एक दफा यूज किया है तो एक्सपेक्टेड है कि एक्स वाले रीजन में और जो मेंबर मौजूद हैं मेमोरी के, वो भी मैं यूज करूंगा। तो वो क्या करेगा, कैशे के इस ब्लॉक में, कैशे के इस ब्लॉक में, कैशे के इस ब्लॉक में उसे रख देगा। ये बात मैंने की है बेसिकली, कैश से जो से रिलेट किया ना, मैंने यहाँ पे ये रिलेट किया। समझ यही बात की। ठीक है। नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो। डिपेंडेंट डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट इस बात पे है कि तुम्हारे कैश की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अगर फॉर हो सकती है हार्डली फुल एसोसिएटिव हो, तो फिर हर कैश लाइन पे जो है ना एक मेंबर रखा जाएगा, हर कैश लाइन पे एक मेंबर रखा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला अप्लाइड। के ज्यादातर जो मैंने एक आर्किटेक्ट में पढ़ा था वो ये करते थे एड्रेस मॉड्यूलस नंबर ऑफ जो है ना आपके ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कितने 1 2 3 4 5 अगर ब्लॉक कर दूं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द लाइक जो कैश का जो सा आपने स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। स्पेशल क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। ये जो आपने दूसरे वाला स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो मैं हम्म मतलब कि बाबूजी ने भी इसी के मुताबिक पढ़ाया था, तो मतलब मेरे माइंड में भी यही है। तो इसमें ना एक बाबूजी ने बात की थी टैग वाली। तो उस पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो टैग पे हमने फर्स्ट डे बात की थी ना, तो उसके मुताबिक टैग के अंदर जो बिट्स जाती हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है, एमएसबी। लेकिन नेक्स्ट डे बाबूजी ने उसमें बात की थी कि टैग के अंदर ना मिडल वाली बिट्स जाती हैं। तो एमएसबी जो है वो आपकी लेफ्ट टू राइट होती हैं, आप मिडल वाली बिट्स को कैसे मतलब कि एमएसबी बना रहे हैं? मैंने ना ये देखा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज होता है इसका स्ट्रक्चर।
ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रहा है, कुछ इस तरह पड़ा होता है। इसके दो हिस्से होते हैं इस स्ट्रक्चर के, ठीक है। एक ब्लॉक एड्रेस होता है और एक ब्लॉक ऑफसेट होता है। जो तुम्हारा 32 बिट का एड्रेस आता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। अब ब्लॉक एड्रेस जो सा है ना, वो तुम्हें बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो टैग होता है और एक इंडेक्स होता है, ठीक है। अब टैग और इंडेक्स की बेस पे जो सा है ना, आप डिटरमिन करते हो कि आपके कैश में एक डेटा, रिक्वायर्ड डेटा पड़ा हुआ है या नहीं। अब ब्लॉक एड्रेस के आगे दो हिस्से हैं, दो डिवीजन हैं इनमें, ठीक है। उसमें जब अगर हम बात करें ना, तो जो आपकी इंडेक्स वाली फील्ड्स होती हैं, ठीक है, ये वाली फील्ड्स, ये डिटरमिन करती हैं आपके कैशे में एंट्रीज कितनी है, और उनके हिसाब से वो चलता जाता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्ट, ठीक है। अगेन ये आर्किटेक्ट पे डिपेंडेंट बात है। और टैग में दूसरी टैग बिट्स होती हैं, ठीक है, वो देखता है डर्टी बिट्स वगैरह हो सकती हैं या एड्रेस की बिट्स हो सकती हैं। तो ये आर्किटेक्ट टू आर्किटेक्ट वेरी करेगा। बेसिक इसमें बात यही है कि जो ब्लॉक एड्रेस है ना, वो आपकी जो है वो उसको उसकी तरफ लेकर जाएगा आपको। जो कैशे लाइन है, ठीक है, उसमें अब तुम ये भी कह सकते हो कि 12 बिट का जो सा है वो मुझे निकाल कर देगा कैशे लाइन, ठीक है। आगे 16 बिट की जो सा है वो मैं कंपैरिजन के लिए कर सकता हूँ, 16 बिट की। और जो 4 बिट है वो आगे मैं अपनी ऑफसेट के लिए रख सकता हूँ। तुम्हारी अपनी चॉइस तो है। वो तो जी, वो तो काउंट हो जाएँगी वो जिस तरह था कि 4K करनी है 32 लाइन्स में, तो हम्म वो तो काउंट हो जाएगा कि वो 4K के लिए आ गया वो 2 की पावर 12 और 32 के लिए आ गया वो 2 की पावर 5, 12 प्लस 5 हो गया 17 और 32 माइनस 17 इज़ इक्वल टू 15, जो 15 बच गई वो टैग में चली गई। हाँ ठीक है, मैं इसी तरह होगा इसमें। और भी हो सकता है जो आपकी बुक में है ना, इवन दो, वो भी मैं देख रहा था, उसने थोड़ी बिट्स जो है ना डिफरेंट करके किया था। तो वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे वही बात आ जाती है कि आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है। फोर कौन सा पेज था, 400 कुछ पेज था। बुक बुक से भी देखोगे ना अगर, तो तुम्हें नजर आएगा। लेकिन ये बात के जेनेरिकली सर पूछेंगे, तो तुम्हें बस ये आइडिया होना चाहिए कि तुम्हारी जो है ना, कुछ बिट्स क्या करनी है, कि कुछ बिट्स तुम्हारी डिटरमिन करेंगी कि कौन सी एंट्री लाइन है। कुछ बिट्स जो सी हैं वो तुम्हारी आगे कंपैरिजन के लिए आ जाएंगी। कुछ बिट्स जो सी हैं वो तुम्हारी आगे ऑफसेट बताएंगी। तो इसमें यही बात है। इसमें अब आगे क्या नहीं समझ आ रहा है तुम्हें, वो तुम बताओ, कंफ्यूजन कहाँ पे है। अच्छा, इसमें एक और ये क्वेश्चन है कि मेनली टैग का मकसद क्या है? मतलब कि टैग का मेन काम क्या है? पहले ये चीज़ मतलब कि आप मुझे कंफर्म कर देंगे तो फिर मैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पूछता हूँ। यार टैग में ना ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो तुम, वैसे तो ये आगे का थोड़ा टॉपिक था, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मतलब मकसद अब तुम पूछ रहे हो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह होता है कि मेरी एक एंट्री थी, ठीक है। ओहो, क्या हो गया? हम्म, अच्छा। मैं कुछ देर के लिए एक फार्मूला लगा लेता हूँ कि जो भी एड्रेस है ना, उसको मॉडुलस लूंगा मैं नंबर ऑफ ब्लॉक से अपने, ठीक है, फुल एसोसिएटिविटी के लिए, ठीक है। अब इस तरह होता है कि ये एक कैशे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 12 बिट्स आ रही हैं और ये 16 जा रही हैं, 4 जा रही हैं, वो सारा सीन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये किसी इंटीजर का है, इसके अंदर वैल्यू थी 16, ठीक है। किसी और कोई और कैश भी जो है ना, किसी और प्रोसेसर किसी और कैश लेवल पे इसी 16 पे काम हो रहा है। दोनों का एड्रेस है 4, ठीक है। अब होगा क्या, होता क्या है बल्कि हमारे पास होता ये है कि फॉर एग्जांपल दूसरी इस कैश ने इसको चेंज कर दिया, वो कर देती है इसे 14, ठीक है। अब कुछ बस लाइंस बनी होती हैं, उनके ऊपर डिफरेंट सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है कैश 2, कैश 1। अब कैश 2 ने इसकी वैल्यू चेंज कर दी ना, ठीक है।
अब इसके अंदर कुछ टैग बिट्स मौजूद हो सकती हैं, ठीक है, डर्टी बिट्स हो सकती हैं, ओवरराइट बिट होती है, रीड राइट बिट होती है, इस तरह किस्म की कई बिट्स होती हैं, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है करेक्टली डर्टी बिट होती है कौन सी बिट होती है, वो एक बिट जो सी होती है ना, वो ये हमें बताती है कि क्या ये जो मौजूद x इज इक्वल टू 14 है या x इज इक्वल टू 16 जो मेमोरी एड्रेस 4 पे पड़ा हुआ है, क्या इसमें कोई चेंज हुआ। अगर तो चेंज हुआ हुआ है ना, वो इसको 1 कर देगा, ठीक है। और अगर इसे 1 कर देगा ना, तो वो इस बिट के साथ मैच नहीं करेगी, इसकी वजह से वो एरर उसे दे देगा, काइंड ऑफ सिंबलाइजेशन के लिए, ठीक है। कुछ बिट्स ये काम करती हैं, और भी डिफरेंट किस्म की बिट्स होती हैं, एक एक किस्म की बिट नहीं होती, काफी किस्म की बिट्स होती ये जो आपने भी ये बात बताई है, ये तो इस तरह वाला सिनेरियो के जिस तरह एक एग्जैक्टली उसकी समझ लें कॉपी बनी हुई है, ये तो उस केस में आपने बताया ना। अब जिस तरह मतलब कि हर ये लाइन की हर लाइन के अलग टैग होगा, हैं। तो हर तो हर हर, हर उस लाइन का केस हो। में हम्म। जी 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 हर लाइन का अलग टैग होता है। तो उस केस के अंदर मुझे बताएं कि आप हर लाइन की एमएसबी कैसे डिसाइड कर पाएंगे। एमएसबी डिसाइड, एमएसबी को क्या कहना चाह रहे हो तुम। मैं और शाफे जो उस दिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे ना, वो बात यही थी जब बाबूजी ने एकदम से ये बात बोली थी कि जो टैग है ना वो आपके मिडल में होता है, उनकी मतलब जो मिडल ऑफ द बिट्स होती है ना वो टैग में जाती हैं। ये चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी क्योंकि एमएसबी मोस्ट लेफ्ट वाली होनी चाहिए। यार मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, तुम्हें ना कंफ्यूजन से तुम्हारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। एक सेकंड दो मुझे। 465, 465, इसने मेरा ख्याल है इसी तरह किया होगा। सर ने क्या कहा था। सर ने बोला था कि जो है ना टैग में जो बिट्स आती हैं वो मिडल वन होती हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले कैलकुलेशन बताई थी ना, उसके अंदर तो हम कैलकुलेशन लगा रहे थे कि वो इंडेक्स की और वो दूसरी लगा के मतलब कि 12-5 लास्ट में जो 15 बची वो टैग की। लेकिन सर के मुताबिक ये था कि 12-15-5 के मिडल वाली जो है ना वो टैग की होंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये तुम्हारी बुक है, ठीक है। ये एक आर्किटेक्ट है, ठीक है। ये देखो उसने क्या किया हुआ है, उसने इंडेक्स इधर रखा है और मिडल में टैग रखा है, ठीक है। ये एक तस्वीर तस्वीर नजर आ गई, ठीक है ना। यहाँ तक हम एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। इसको सिर्फ देख लो, यहाँ जी पे बीच बीच में टैग आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और दिखाता हूँ, डीप मिड में आ गया। ठीक है। ये देखो, ये एक और आर्किटेक्ट है। इस आर्किटेक्ट में देखो टैग ठीक है स्टार्ट समझ हुआ है, लगी, वही ठीक वाली है। बात जो आपने पहले की तो कि क्या नाम है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर वेरी करेगी। आर्किटेक्ट पर, हाँ जी, आर्किटेक्ट टू आर्किटेक्ट वारी करेगी। और ये इन बातों पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये जोन सैना सर ने इस तरह का मटेरियल साथ दिया होगा, ठीक है, जो भी हेल्पिंग होगा। और जेनेरिकली आई होप सो के सर जेनेरिकली ही पूछेंगे, ठीक है। इतना मतलब जोन सैना वो नहीं है, परेशान होने का सीन नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है ना। पहले बस ये है कि मेरा मकसद है, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कोई कंफ्यूजन तुम्हें रहे ना, एटलीस्ट। बाकी जी ये जी है कि ये वही मतलब जी जी ठीक है। ठीक है, चलो सही हो गया। अच्छा, स्पेशल हमारी हो गई। अब टेम्पोरल, टेम्पोरल की तरफ आ जाते हैं। टेम्पोरल में फॉर एग्जांपल एक मेरे पास गंदी तस्वीर लगी है। अच्छा ठीक है, वेरिएबल है x इक्वल टू 16 और एक मेरे पास लूप चल रहा है, x का ही चल रहा है, ठीक है। और x किसी मेमोरी लोकेशन पर पड़ा हुआ है, तो 0x एफ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब ये लूप में चल रहा हो ना, तो टेम्पोरल लोकेलिटी हमें क्या कहती है कि
इट इज एक्सपेक्टेड कि x आपने जो यूज किया है वो एक लूप में है। अगर एक लूप में है या किसी आपकी कोड में इस तरह लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एट कंपाइलर लेवल के x बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि अब x एक ही मेमोरी पे पॉइंट कर रहा है। बल्कि ये ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, हम लूप वाली एग्जांपल पे रहते हैं। लूप में जॉनसन अगर x यूज हो रहा है तो टेम्पोरल लोकेलिटी ये कहती है कि x बार बार यूज होता रहेगा। ठीक है, अगर x ने बार बार यूज होना है तो तुम इसे कैश में ला कर रखो, क्योंकि इसने बार बार यूज होना है तो ये इसकी टेम्परेरी या टेम्पोरल लोकेलिटी है। इधर से तुम उठा के फौरन सीपीयू को देते रहो, जब उसको जरूरत होगी तो उसे आसानी रहेगी। ठीक है, टेम्पोरल आई गेस सबसे जॉनसन लोकेलिटी में सबसे ईजी है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद कौन सा है, सीक्वेंशियल लोकेलिटी पे आ जाते हैं। एक अगेन मेमोरी बना लेते हैं और ये कह देते हैं 0x f है। अच्छा, अब अगेन हम बात कर लेते हैं, अ, दो वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। अरे वाली भी हो सकती है लेकिन इसमें वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। एक x है और एक y है। अब ये जो सा है ना, दोनों सिक्वेंशली पड़े हुए हैं मेमोरी में और ये पड़ा हुआ है 0f+1 पे। अब सिक्वेंशियल लोकेलिटी ये कहती है कि अगर मैंने उठाया है x तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगला वो उठाएगा, अगर x का एड्रेस ये है तो अगला वो वेरिएबल या डेटा उठाएगा 0xff+1 एड्रेस। तो ये सिंपलिस्टिकली जॉनसन एक सिक्वेंशियल लोकेलिटी हो गया। मैं ये बात थी। ठीक है, लोकेलिटी में अगर कोई सवाल है तो बता दो, और वरना फिर अगले किसी और टॉपिक की तरफ चलते अच्छा हमाद भाई, अभी आपने बताया कि सिक्वेंशियल और ये जो सी स्पेशल आपने पहले बताई थी, हैं। तो उन दोनों में तो फिर वो दोनों केसेस में जो है वो करीब वाले जो से आपके एलिमेंट होते हैं वो उठा के दे देता है, तो इनमें दोनों में फर्क क्या इसमें हुआ? फर्क ये है कि सीक्वेंशियल में क्या होता है। सीक्वेंशियल में ये होता है कि एक एड्रेस है x, तो वो कहता है कि x+1 का एड्रेस उठा लो। ठीक है, स्पेशल में ये होता है कि एक रीजन है। ठीक है, अब वो आपके आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है। तो वो क्या कहेगा कि एक रीजन, अब सीक्वेंशियल में वो इस तरह करेगा, कैशे लाइन में ना एक x वाला ला के रख देगा, एक x+1 वाला ला के रख देगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी होगी ना स्पेशियल वाली, सिक्वेंशियल में तो उसने दो रख दिए, तो इसी तरह फिर x+1 यूज होगा तो वो कहेगा कि x+1 जो है ना उसको यूज कर दो। सो उसको यूज कर दो। ठीक है, तो जो तुम्हारा स्पेशल है ना उसमें वो इस तरह नहीं करेगा। आपके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करते हुए वो ये भी कह सकता है कि एक दफे जो है ना एक एक्स रीजन है, उसमें 4 या 5 जितने भी हैं ना डेटा, डेटा के इंटीजर्स कह लो, कैरेक्टर्स कह लो, फ्लोट कह लो, वो जो है ना वो सारे ही एक दफा बल्क में लाएगा और रख देगा, उनके एड्रेसिंग के हिसाब से रख देगा। स्पेशल स्पेशल एक रीजन होता है, सिक्वेंशियल में +1+1+1+1 के हिसाब से चलता रहता है। समझ ठीक आई? है ओके हो गया। जी, आ गई। चलो, और कोई टॉपिक नहीं समझता तो फिर ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। ये एक कैशी मिस का पूछना था। डायरेक्ट
नहीं, अगर नहीं पूछना तो फिर मीटिंग एंड करते हैं, चलते हैं, नहीं वो मतलब आपने म्यूट कर दिया था, हमने कहा शायद इसलिए। मैंने म्यूट, ऐसी बात है, डायरेक्ट अब मैपिंग बता रहा। हाँ मोहब्बत तो दो तरफा होती है ना सर, आप खामोश हो जाएंगे तो फिर मैं क्या कर सकता नहीं, मैंने कहा शायद आप कहीं चले गए हैं। डायरेक्ट हूँ? मैपिंग किधर मैपिंग जाना बता है? दें अगर आप बता दें। हाँ वो जी, मैपिंग यार, वो जो है ना, मैपिंग तुम्हें सेपरेटली मैं समझा दूंगा। मैपिंग जो है ना चलें ठीक वो है। डीप टॉपिक है, मैं उसमें ठीक रिस्क है। नहीं लेना चाहता पब्लिकली जो है ना उसको छेड़ने का, क्योंकि वो ठीक है। लेंथी टॉपिक है थोड़ा। अच्छा वो ओके बल्कि ठीक है। शायद तुम्हें यूनिवर्सिटी में समझना पड़ेगा आगे, क्योंकि इधर बहुत ड्रॉ जी करने में बहुत मुश्किल होगा। वो यूनिवर्सिटी में तुम आओगे ना मंडे को, एक टाइम फिक्स कर जी लेते हैं, उसमें मैं तुम्हें समझा ठीक दूंगा है। कि यहाँ पे जो है ना इधर मेरी मत बच जाएगी, उसका ड्रॉ कैसे करते चलें हैं। ठीक है। हमारे भाई हाँ ये सैम। कैशे मिस और कैशे हिट वाला टॉपिक समझना था। कैशे मिस और कैशे हिट, अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, ऐसा करते हैं तो मैं समझा। और वे एसोसिएटिविटी जो है उसका पता है, पहले इनका पता है एसोसिएटिविटी का? ये भी बता दें थोड़ा। चलो एक खाली एग्जांपल ले लेते हैं, डीएमए की एग्जांपल कर लेते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एसोसिएटिविटी, डीएमए। अच्छा, देखो, जैसे क्या होते हैं, कैसे करेंगे, understood बात है, अच्छा, अच्छा, अब एक फार्मूला की एग्जांपल चीजें ना तुम याद रखियो, मतलब समझने के लिए हम कर लेते हैं कि हम फार्मूला यूज कर रहे हैं एड्रेस मॉडुलस, इसमें कोई बात के कितने सेट मतलब ब्लॉक्स बना रहे हैं, चलो 5 ब्लॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, 5 ब्लॉक्स हैं, और फार्मूला जो हम यूज कर रहे हैं ना, एग्जांपल समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, वो हम ये कहते हैं कि एड्रेस मॉडुलस 5 करें ना, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो वो मुझे दे देगा कि किस ब्लॉक में मैंने मेमोरी को या अपने डेटा को जो नया आएगा उसको रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ एक्स है, वो एक एड्रेस पे पड़ा हुआ है 4, अगर 4 मॉडुलस 5 करें तो हमारे पास आंसर आता है 1, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है उसमें मुझे? जी जी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या इसको क्या लेते हैं कि ये मेरा ब्लॉक नंबर 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल ही समझनी है ना, ठीक है, तो अभी हमने कहा कि अगर एक्स एक डेटा एक्स डेटा है, वो एक एड्रेस 4 पे पड़ा है मेमोरी में, तो मॉडुलस 5 करें तो हमारे पास एक 1 ब्लॉक आता है, ये किसी एक पॉइंट पे हमने कैशे के फर्स्ट ब्लॉक में आके रख दिया एक्स को, ठीक है। अब सम सम इन टाइम डायमेंशन में देखें तो कोड की हमारे स्टेट यहाँ पर नहीं रहती, कोड की स्टेट चेंज होती है, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे जाके पहले वो एक्स प्लस वाई कर रहा था, अब वो जी प्लस वाई कर रहा था, ठीक है। अब जी भी मेरा मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो जी फॉर एग्जांपल एक ऐसे एड्रेस पे पड़ा हुआ होता है, कह लो 9, ठीक है, जी अब 9 एड्रेस पे है, और उसका अगर मॉडुलस करें
5, ठीक है, तो वो आता है 1। तो अब उसको चाहिए था z, उसने देखा 1, मॉडुलस आया 1। उससे सीपीयू ने बेसिकली क्या किया, उसने एक एड्रेस को कहा कि मुझे ये एड्रेस चाहिए, ये एड्रेस चाहिए। अब हमारा फार्मूला है जो सा था, वो कहता था कि मॉडुलस 5 करो और इस नंबर वाले ब्लॉक पे तुम्हारे पास इस डेटा का एड्रेस पड़ा होगा। अब वो इधर आया, उसने जो है अपनी बिट्स वगैरह मैचिंग की, मैचिंग स्टार्ट की, उसने मेमोरी का एड्रेस वगैरह मैच करना शुरू किया। वो मैच नहीं हुआ उसके पास, ठीक है। तो अब उसने इस केस में कह दिया कि कैश मिस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले का x पड़ा हुआ था, क्योंकि x 4 मॉडुलस 5 1 था और कैशे के फर्स्ट ब्लॉक में इस वक्त x पड़ा हुआ था। हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि अब कुछ इन टाइम डायमेंशन में जाके उसी एड्रेस पे, उसी ब्लॉक पे जाके मेरे पास z आना चाहिए। अब z नहीं था, तो यहाँ पे इस केस में कैशे मिस होगा। जब कैश मिस होगा फिर वो क्या करेगा, फिर वो ये करेगा कि मेमोरी में से जो सा है वो z को लाएगा और इधर रख देगा, x वाले ब्लॉक के साथ उसे z को रिप्लेस कर देगा। अब मेरे पास इधर z मौजूद होगा। अब दोबारा इन टाइम अगर उसे x चाहिए होगा, x दोबारा मॉडुलस 4 मॉडुलस 5 करेगा, 1 देखेगा, 1 आएगा, 1 पे देखेगा z पड़ा हुआ है, कैश मिस होगा, फिर दोबारा से मेमोरी से x लाना पड़ेगा और x इधर अब z की जगह x आ जाएगा दोबारा, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा इन टाइम से x चाहिए होगा, क्योंकि x यहाँ पे अब मौजूद था, ठीक है, x मॉडुलस 1, x मॉडुलस x का एड्रेस मॉडुलस 5 1 आया, 1 यहाँ पे उसने चेक किया, यहाँ पे उसकी बिट्स वगैरह में टैग बिट्स वगैरह मैच कर दी, उसने कहा यहाँ पर x है, x कैशे को कैश उठा के फौरन सीपीयू को दे देगा, आपका जो सा दस्ती काम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? कैश हिट क्या है, कैश मिस क्या है, रिपीट करना है दोबारा से, शुरू से रिपीट। ठीक हो गया। समझ आ गई है? पक्की बात है? जी जी, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वो डीएसए में भी था एक, वो जिसमें वो करते हैं, हम हैशिंग करते हैं, उस तरह का ही है, थोड़ा मिलता जुलता। काइंड ऑफ है, ये सिर्फ एक इम्प्लीमेंट, वही मैं बता रहा हूँ ना, एक इम्प्लीमेंटेशन है जेनेरिक समझने की। और भी हो सकती हैं, जैसे आपकी बुक में जो है डिफरेंट बिट्स का किया था, डिफरेंट तरीके से किया हुआ था। लेकिन ये है कि जो सर ने अगर आपको जिस तरीके से पढ़ाया है ना, आपने फॉलो उसी को करना है। ये एक जेनेरिक है समझने के लिए, मैं आइडिया अलाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है ना। अगर सर ने किसी और तरीके से करवाया तो उस तरीके से ही जाओ। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि कैश हिट क्या होता है, कैश मिस क्या होता है। यार बहुत लेंथी है उसका तो, मैंने खुद रिसर्च पेपर पढ़ा था वो। सॉरी, वो मैं इधर कवर करवाने लग गया ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो मैं नहीं करवा सकता इधर। आई एम सॉरी। वो मैंने खुद रिसर्च पेपर से वो देखा है, वो काफी लेंथी है। मैंने पढ़ा था लेकिन काफी लेंथी है। इसके अलावा देख लो कि कौन से टॉपिक में, कौन से टॉपिक में? ये कौन से लेक्चर में हुआ था, ये मुझे पहले बताना, मुझे इतना ज्यादा मेमोरी नहीं मेरी तेज। लास्ट लेक्चर में करवाया सर ने?
हम्म। अ, वो BS से वो ब्रांच वाला, ब्रांच सेव एड्रेस वाला ना? क्या उसमें क्या था, उसमें यही होता था कि हम्म हम्म हम्म। हम इसका तो वेगली तो मुझे भी नहीं समझ आएगा क्योंकि किस लेक्चर की तुम बात कर रहे हो, वो थोड़ा पुराना होगा आई गेस। मेरे पास कोई है नहीं। नहीं, मेरे पास भी नहीं है। Damn. मंडे को ये देख लूंगा, फिर वही है। अभी तो नहीं आएगा। हम्म, देखा था मुझे, समझ आ गई तुम किसकी बात कर रहे हो, स्टैक पॉइंटर वाला। मेरे पास एक उसका था रिलेटेड स्लाइड भी थी, लेकिन अभी पता नहीं किधर गया। कोई और टॉपिक देख लो यार फिलहाल। इस तरह के बड़े टॉपिक जो है ना वो, बल्कि है ये इतने वैसे डेप्थ में जाएंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, वरी करने की जरूरत नहीं है। BS वाला ये नहीं आएगा, ये मुश्किल है वैसे। ये है, लेकिन देख लेंगे इसे मंडे को, अगर टाइम मिला मुझे तो मैं देख के बता दूंगा। बारह किधर जा रही थी, 12 किधर कैशे में, क्या क्या क्या? अरे भाई, जो आपकी 32 बिट का जो सा पूरा आता है ना, वो पूरा कैश में जाता है। वो अब तुमने एक डेटा ले लिया, ठीक है, उसमें कोई ना कोई ऑफसेट होना था, ठीक है, तो वो ऑफसेट के लिए थी बेसिकली। वो ऑफसेट बताती हैं, एक वर्ड है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम हारिस लिखना चाहें, कंसीडर कर लेते हैं ना, एक उसने ये वर्ड उठाना था, तो अगर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे कुछ दो थोड़े से ऑफसेट के साथ चाहिए, 2 बिट का है, जो भी कह रहे हो तुम। फॉर एग्जांपल इससे हम 1 बिट कह लेते हैं, इसे 1 बिट कह लेते हैं, ऐसे कह देते हैं कि मुझे 2 बिट के ऑफसेट के साथ चाहिए, तो वो यहाँ से वर्ड को उठा लेगा, RIS को उठा लेगा और आगे कंटिन्यू कर देगा। वो सिर्फ ऑफसेट के लिए थी। मैं दिखाता हूँ एक, इसके शायद मेरे पास कुछ पड़ा भी हो मटेरियल। ब्लॉक, हाँ ब्लॉक ऑफसेट ही है ये। जो तुम्हें डेटा मिल जाएगा ना, उसमें आगे तुमने जो है वो किधर से लेके किधर तक जो है उस डेटा को उठाना है, वो डिपेंड करेगा इन बिट्स के ऊपर। समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, या कुछ और पूछना है इसमें तो क्लियर करके पूछ लो, मैं बता देता हूँ। वही होता है कि समटाइम्स हमें पूरा वर्ड नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि हाफ वर्ड उठा लेते हैं, या क्वार्टर उठाना हो क्वार्टर उठा लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रपल उठाना हो दूसरा, और जो है की टर्मिनोलॉजी जो होती है उसके हिसाब से आप उठा सकते हैं। यही होता है इसका, और कुछ नहीं होता। ऑफसेट जो है, ऑफसेट तो समझती हो ना, एक प्रोग्राम में अगर, तो प्रोग्राम में अगर देख लें हम, अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वो भी किसी ऑफसेट के साथ करना। क्रूड एग्जांपल है, गलत एग्जांपल है। अरे में भी, अरे का सिंपल है, सो ऑफसेट नहीं पता यार, इतने ऑफसेट के साथ जनता है, 0 1 2 इंडेक्स के ऑफसेट के साथ उठाना है मैंने, ठीक है, डेटा यहाँ से डेटा उठाना शुरू करना है, तो ये वही सिंपल चीज़ है, यहाँ पे इस लेवल पे अप्लाई हुई है कि इधर से आगे जॉनसन उठा के मुझे डेटा दे दो। पूरा वर्ड नहीं उठाना जगह आपने हो तो जॉनसन हाफ वर्ड उठा सकते हो, यहाँ से आगे का सारा डेटा उठा लो, ये वाला आप डिस्कार्ड कर लो, बस यही होता है। डिस्कार्ड नहीं मतलब यूज नहीं सकते।
अब्दुल्ला किधर? अब्दुल्ला है मीट में? अब्दुल्ला चला गया। ये देख लो, थोड़ी सी समझ लो, इतनी डिटेल में नहीं मैं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये फुल एसोसिएटिव मेमोरी की भी हम बात करने लगे हैं, ठीक है। इसमें भी वही फार्मूला वो यूज कर लेते हैं, एस मॉडुलस नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स में कितने रख लूँ इसमें रख लेता हूँ 3 4 5 5 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब फुल एसोसिएटिव में आता है वही सारा वही सीन है, ठीक है। कंपैरेटर, 4 बिटें ऑफसेट किया वैसे। इसमें और उसमें फ़र्क बस इतना ही है कि यहाँ पे आप उस केस में यही था ना कि 4 मॉडुलस 5 अगर मैंने रखना है 4 2 मॉडुलस 5 कर लेते हैं। इसका मॉडुलस आया 2 और y मेरे पास 8 एड्रेस पे है, उसका मॉडुलस आया 2। एक्चुअली में तो हमने ये कह डायरेक्टली मैप में हमने ये कह दिया था ना कि अब सेकंड ब्लॉक है तो उसमें सेकंड ब्लॉक को ही रिप्लेस करना है, ठीक है। अब फुल वे एसोसिएटिव में हम ये कहते हैं कि अगर हमने ये उठाया और सेकंड ब्लॉक फील्ड है तो उसमें तुम इस तरह करो कि इससे आगे वाले ब्लॉक में रख दो, या इससे पीछे वाले ब्लॉक अगर खाली है उसमें रख दो, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। डायरेक्टली मैप में ये होता था कि वो उसने उसी जगह पे ही जाना होता था, उसको रिप्लेस करना ही होता था यहाँ पे, ठीक है। तो फुल वे एसोसिएटिविटी में जो सा ना फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो आगे मूव करने लग जाता है, इससे आगे करता है, आगे करता है। अब इसको चेक करने के लिए ना होता ये है कि 32 बिट का एड्रेस है, वो पैरेलली जो सा ना सारी कैश लाइंस में एक दफा ही इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट इनटू इट्स वेन्स, ठीक है। एक दफा जो सा ना सारी कैश लाइंस में चला जाए। अब वो यहाँ से कंपैरिजन करता है टैग बिट्स वगैरह का, जिसका कंपैरेटर उसका रिजल्ट दे दे, वहां से वो डेटा उठा लेते हैं। बस ये फर्क था कि इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टली वाले में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अच्छा, डायरेक्ट में रिप्लेस हो जाता है ना? डायरेक्ट में हाँ, डायरेक्टली में उसने उसको रिप्लेस करना ही करना होता है। फोर वे एसोसिएटिविटी में हो जाते हैं, जब थ्री वे तो फोर वे एसोसिएटिविटी।
1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है बेसिकली, इसमें rather than using सिंपल ब्लॉक्स या कैशे लाइन, अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ ब्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में ऐसा करते हैं कि मैंने ना 5 ब्लॉक्स बना लिए। अब हर कैशे लाइन जो है ना वो आगे फर्दर डिवाइडेड होगी कुछ और ब्लॉक्स में, जैसे ये 4 है, ठीक है, हर कैश लाइन। अब इसको भी फार्मूला वही वही एग्जैक्टली वही यूज करेंगे, बस इसमें ये करेंगे कि आगे हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते थे, अब n जो है हमारा नंबर ऑफ सेट हम कर लेते हैं एग्जांपल को समझने के लिए, ठीक है। ये फार्मूला पेपर वगैरह में नहीं यूज होगा, ना इसे याद करने की जरूरत है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है, ठीक है, मैंने अपनी आसानी के लिए डिराइव किया था। अच्छा, अब इसमें ये है कि x का जो सा है वो एड्रेस था हमारे पास 3 और नंबर ऑफ सेट्स है हमारे पास 5, मॉडुलस किया 2 है। एक और कर लेते हैं, करते हैं 2 कर लेते हैं, और मेरे पास 3 है, ओके। इसको 3 कर लेते हैं और इसको भी 3 चीज के साथ आएगा 7 बनाते हैं और ये एग्जाम। अच्छा, अब आगे तो हमारे पास ये होता था कि एक डीएम मेथड डायरेक्टली मैप एसोसिएटिविटी थी या एड्रेसिंग थी और एक फुल एसोसिएटिविटी थी, ठीक है। तो अब इस केस में ये होगा हमारे पास कि आप x को जब करोगे तो वो देगा कि थर्ड सेट में रख दो, ठीक है। x को आपने इधर रख दिया, थर्ड थर्ड कैश लाइन के एक ब्लॉक में रख दिया और उसने कहा y, किसी टाइम पे से दोबारा y की जरूरत पड़ी, ठीक है, y उसमें लाके इसी कैश लाइन के दूसरे ब्लॉक में रख दिया, ठीक है। इसी तरह और भी जो है जिनके एड्रेसिंग फर्दर इस फार्मूला पे अगर मेरे पास सेट नंबर 3 देंगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जी कह लो आप, आगे डब्ल्यू रखना डब्ल्यू रख लो, एस रखना है सब, ओके बस। तो अब इसमें आसानी ये होगी कि सीपीयू को अगर किसी टाइम पे एक्स की जरूरत होगी, एक्स का एड्रेस भेजेगा तो वो इधर से आ जाएगा, अगर वाई का उसको चाहिए होगा तो वाई का इधर से आ जाएगा, ठीक है। जी का चाहिए होगा उसका भी इधर से इस कैश लाइन के इस ब्लॉक से आ जाएगा। डब्ल्यू का एड्रेस चाहिए होगा तो वो डब्ल्यू चाहिए होगा, सॉरी एड्रेस नहीं चाहिए होगा, डब्ल्यू इटसेल्फ चाहिए होगा तो वो इधर से आ जाएगा। अब इस केस में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इनके बाद भी अगर कोई फॉर एग्जांपल एक और डेटा पॉइंट आता है, डेटा आता है, उसका भी एड्रेस कुछ इस तरह का बनता है कि उसका मॉडुलस करें तो थर्ड सेट देता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इम्प्लीमेंटेशन आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन रख सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग योर इम्प्लीमेंटेशन आप इसका कर सकते हो, फीफो लगा सकते हो, ठीक है, लीफो लगा सकते हो या रैंडम कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। रैंडम बेस पे फिर आप या किसी एक बेस पे जो है ना आप एक ब्लॉक खाली कर दोगे उस सेट में से, उस कैश लाइन में से ना एक ब्लॉक खाली कर दोगे, ठीक है, उसकी जगह आप टी रख दोगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ना ज़्यादा आपके पास जो है ना डेटा वो कवर हो जाएगा। इसका बस ये थियोलॉजी है, इसका इसका आइडिया ये है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है कहीं से नहीं समझ आए तो बता दो, दोबारा कर हमारा ये फिजिकल स्ट्रीम और लॉजिकल स्ट्रीम क्या है, इसकी मुझे समझ नहीं थी कि 40% आइडल आइडल होती है एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, तो इस तरह का कुछ था। अच्छा, देख लेते हैं।
अच्छा इसे कैसे समझाऊं? चलो पाइपलाइन के हमने देखा था कि कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं हर वक्त किसी न किसी पॉइंट पे हो जाते हैं। क्या होता है, पहले फेच होता है, प्री डिकोड होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूशन, मेमोरी या मेमोरी एग्जीक्यूशन, और इस तरह के एक राइट बैक आगे एक होता है। मतलब डिटेल में जाएंगे तो आप देख लो, अभी के कंसीडर कर लो कि कैश लाइन पाइपलाइन होगी ना, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट डिफरेंट होंगे, इसके कंपोनेंट डिफरेंट होंगे, इसके कंपोनेंट डिफरेंट होंगे, इसके कंपोनेंट, सबके कंपोनेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो है ना सारे कंपोनेंट्स हर वक्त यूज हो रहे हो, ठीक है। तो अब उसमें ये करता है कि ज्यादा वही चल बात की 40% जो है ना वो कंपोनेंट्स वो ऑलवेज फ्री होते हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो है ना हम अगर नेट बर्स्ट की एग्जांपल ले रहे हैं, या जो नेट बर्स्ट के आर्किटेक्ट की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने कुछ निकाले थे इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस या डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन उनको अलग किया था, उनका पूरा हमने सीन किया था, ठीक है। अब उस सीन के बाद हमें इस तरह हम हमारे पास इंडिपेंडेंट अलग आ गए, डिपेंडेंट कुछ अलग आ गया, अब उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके केस की वजह से ना फिर रिजल्टेंट कुछ इस तरह आता है कि 40% ऑफ द टाइम जो है ना हमारी पाइपलाइन के जो कंपोनेंट्स है ना, वो 40% ऑफ टाइम वो फारिग होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। मतलब उनमें से कुछ कंपोनेंट्स नहीं यूज हो रहे थे। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम दो जो है ना वो स्ट्रीम्स बना देते हैं। रिजल्ट वन, रिजल्ट टू, स्ट्रीम वन, स्ट्रीम टू, ठीक है। अब इसको फिजिकल दे देते हैं, इसको लॉजिकल दे देते हैं, इसको लॉजिकल होगा। अब ये होगा कि इसके कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जो है ना एट सम पॉइंट चल रहे होंगे, चल रहे होंगे, चल रहे होंगे, लेकिन इसका फ्लो ऐसा होगा कि किसी एक टाइम पे जाके ना, फॉर एग्जांपल इसका ऐसा फ्लो आ जाता है कि ये फेच, प्री डिकोड और डिकोड जो है ना वो मेरा वेला बैठा था। अब इसको वेला बैठने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक और लॉजिकल, एक और दूसरी स्ट्रीम उठा लेते हैं, वीक स्ट्रीम उठा लेते हैं, और डेटा सेट उठा लेते हैं, उसको इन कंपोनेंट से पास थ्रू करने लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको भी लेके जाना शुरू कर देते हैं, और वो जो फिर जो है ना वो एक और हमें रिजल्ट देती है। इसमें जो से मेनली याद रखने वाली यही बात होती है कि जो फिजिकल होती है ना उसके ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसिस रखते हैं, लॉजिकल के ऊपर कम एम्फेसिस रखते हैं। अब फिजिकल जब किसी टाइम पे कुछ कंपोनेंट्स को वेला छोड़ेगी ना, प्रायोरिटी इसी की होती है, जब वो उनको वेला छोड़ेगी ना, तब जो है ना हम अपने लॉजिकल स्ट्रीम वाले जो है ना डेटा उसको प्रोसेस करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी फिजिकल की होगी और लॉजिकल की कम प्रायोरिटी होगी। इसमें बस यही था, और इतना कुछ खास नहीं था। तो कुछ नहीं समझ आया, कुछ बात पूछने वाली है तो पूछो, फिर इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हाँ बच्चे बोलो। यार हमारा ये थोड़ा बोंगा सा क्वेश्चन है, वो ये कि ये ओप कोड का जरा दोबारा बताइएगा, बोल जरा भूल गया कि इसमें ओप कोड क्या, की बिट। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोंगा क्वेश्चन कोई भी नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन, अपने पर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो वो वैलिड है, ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, जो भी क्वेश्चन होता है वो कोई भी क्वेश्चन बोंगा नहीं होता, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन करो। ओप कोड पे माधवी बताएगा कि एक तो ओप कोड की बिट्स
कितनी होती हैं, कैसे डिसाइड होती हैं और उनका काम क्या होता है? ये हमारे पास 16 बिट्स का जो सा नाम पूरा होता है सारा सीन, ठीक है। ये एड्रेस बिट्स होती हैं, ठीक है, इधर वाली, और ये ऑप कोड की होती हैं, और ये एमएस भी होती है, ठीक है। ये डिपेंड करती है आ, आ, आप थे ना उस दिन जिस दिन मतलब जिस दिन सोल्यूशन डिस्कस किया था, आप थे ना उस दिन, मतलब मैं ये कनेक्ट करना चाह रहा था कि आपको फिर मतलब मैं उससे कनेक्ट कर सकूं जब आपको बोर्ड वगैरह पे मैं थोड़ा समझाया था। जी जी। हाँ चलो ठीक है, अब आपको ज़्यादा सही से समझ आ जाएगी किस तरह क्या करना चाह रहा हूँ। उस दिन हमने बात की थी कि जो उनसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो डिपेंडेंट होगी, वो किससे डिपेंडेंट होगी हम दोबारा देख लेते हैं। ऑप कोड जो है ना, उनके इधर डायग्राम थी मेरे पास बड़ी प्यारी सी, ऑथर ने आपके बनाई हुई डायग्राम, वो निकालते हैं। हम क्यों करें काम, ऑथर ने जो हमारे लिए काम किया है तो शहमाद भाई, इससे आगे टोटली बता दीजिएगा थोड़ा साइकिल्स का भी। किसने किसका 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 वो जो साइकिल्स होती हैं कि T0 T1 ये वाली। ए, सब देख लेते हैं, साइकिल भी देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, मिलके इसको बाद में देखते हैं। और सबसे पहले ना कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है ना तो उसकी डिकोडिंग वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है, वो उसका ऑप कोड ही बेसिकली देखता है, ठीक है। अब ऑप कोड में दो सीन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये होती हैं 3 बिट्स होती हैं, ठीक है, और एक बिट इधर होती है, ये 3 बिट होती है। अगर तो ये 3 बिट जो सी है ना वो 111 है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये नॉन नॉन मेमोरी वाले इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इनका जो सा आगे अपना वो देख लेगा, कोड क्या, कोड वगैरह क्या आता है, जो डेसिमल कोड वगैरह, वो इसके बाद का सीन होता है, ठीक है, माइक्रो ऑपरेशन में। नॉन मेमोरी में आगे फिर दो आ जाएंगी, एक रजिस्टर रेफरेंस, एक आ जाएगी इंटरप्ट या इनपुट आउटपुट, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ऑल अदर कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो मेरे हो जाएंगे मेमोरी रेफरेंस, ठीक है। उसमें आ जाएगा एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन आई, उसने उसके ऑफ कोड देखा, मतलब T3 तक, T3 पे उसने ऑफ कोड देखा, ऑफ कोड के बेस पे उसने डिसाइड किया या तो ये नॉन मेमोरी है या तो ये मेमोरी है। अगर तो नॉन मेमोरी है तो फिर वो कहेगा या ये रजिस्टर है या इंटरप्ट आउटपुट है। अब रजिस्टर के केस में फिर वो आउट कोड के बाद में पहला स्टेप ये होता है, उसके बाद फिर इसको देखेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखेगा तो अगर ये 10 तो ये रजिस्टर रेफरेंस, अगर ये 1 हो तो ये इंटरप्ट
आउटपुट है। इसी तरह डायरेक्ट को देखेगा, अगर हुआ 1 तो इनडायरेक्ट है, अगर हुआ 0 तो डायरेक्ट है। यहाँ तक जो मैंने बात की है वो समझ आई? जी अच्छा, अब इसको बुक से देख लेते हैं। ये देखो, ये बात उसने इधर की हुई है। ठीक है, T0 सही चल रहा है, T1 सबके लिए इसी तरह चलेगा, T2 तक सही तरह चलेगा। अब T3 पे जो सा ना, वो उसके जब डिकोडिंग शुरू हुई ना, तो उस वक्त उसने देखा कि मेरे पास आया D7 111। अगर 111 आया ना, तो वो हो गया नॉन 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 मेमोरी रेफरेंस है, ठीक है। नॉन मेमोरी रेफरेंस में उसने ये देखा, ये वाली साइड देख लो तुम, ठीक है। उस केस में ये हो जाएगा। और अगर कोई और कॉम्बिनेशन हुआ 111 के अलावा, तो उस केस में D7 मेरा 0 होगा। उस केस में वो हो जाएगी मेरे पास मेमोरी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद उसने MSB देखी, MSB के बेस पे डिसाइड किया, अगर तो वो 1 है इंटरप्टेड आउटपुट है, अगर वो 0 है तो रजिस्टर है। इसी तरह अगर उसने इधर देखा, अगर MSB है मेमोरी रेफरेंस के केस में, MSB 0 है तो डायरेक्ट, अगर 1 है तो इनडायरेक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर रही? जी जी ठीक है। वो आगे वाली चीज याद है, वो आपने उस दिन बोर्ड पे सारा समझाया था, आगे वाली चीज याद है। ठीक हो गया। अब इस वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पहला स्टेप भी नहीं समझ आ गया, जी पहला स्टेप भी जी समझ आ गया ना कि ऑप कोड देखना है, फिर उसके बाद MSB देखनी है। जी 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 समझ लग गई, याद आ गया। ठीक हो गया, गुड हो गया, बेहतरीन। अच्छा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा जेनेरिक आइडिया दूंगा, बाकी देख लेते हैं, बाकी तुम थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। डायरेक्ट के केस में ना, वो ऑपकोड के लिए जो है ना, वो सीधा एक इधर से जाता है, ठीक है। ऑपकोड के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वो सीधी मेमोरी से उठाता है, ठीक है। ज़्यादातर इंटीजर्स वगैरह का हो गया, या कोई क्या लो, या कोई और केस हो गया, ठीक है, वो डायरेक्टली वहाँ से उठाएगा। ऑपकोड के लिए मतलब एड्रेस वगैरह के कह लो, या डिपेंड्स ऑन द योर रिक्वायरमेंट, इवन दो हम डेटा भी समटाइम्स उठा सकते हैं। लेकिन जो सिंपल बात इसमें ये है ना कि डायरेक्ट वाले केस में वो सीधा जो है ना, एक ही मेमोरी एक्सेस रखेगा और वो वहां से उठा लेगा। अगर तो उसे ऑप कोड चाहिए होगा, ऐड का चाहिए होगा, या जो कुछ भी ऐसे, ठीक है, वो उठा लेगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट के केस में ये होता है कि वो एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर होता है। यहाँ पर वो जो है ना, एक जब पहले एक्सेस करता है ना, तो यहाँ पे एक एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। अब वो दोबारा जाके एक और एड्रेस पे जाके ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो उठा लेते हैं। डायरेक्ट में वो सीधा डायरेक्टली एक ही सेस में उठाता है। इनडायरेक्ट में पहले वो इधर जाता है, यहाँ से वो देखता है, फिर वो इंसान आगे जाता है। ये ज़्यादातर अरेज वगैरह के केस में या कुछ इस तरह के केस में होता है। तो पहले एक मेमोरी लोकेशन पे जाता है, वहाँ पे एक और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पढ़ाता है, फिर वो वहाँ से जो है दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जाता है। बेसिकली ये इस तरह होता है कि क्योंकि मेमोरी तो हमारी एक ही है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी है ना, तो इसमें वो किसी और मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, और वो वहाँ से उठा लेता है उसको, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो उसे चाहिए। समझिए? मतलब ये 2D टाइप हो गया, 2D व्हाट? जिस तरह 2D पॉइंटर वगैरह होते हैं या 2D रेस।
काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअली तुम कह सकते हो। वो तो आप हाई लेवल का कोई भी नेम देना चाहें आप दे सकते हो। मैं से पाबशीर देना तो पाबशीर भी दे सकते हैं। और तो नेम होते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट तो पीछे एक ही होता है ना। बोलो यार बोलो। हाँ अहमद भाई, ये सब पाइपलाइन का थोड़ा सा समझा दो। पाइपलाइन का थोड़ा सा समझा दे। अच्छा चलो पाइपलाइन का समझा दे। इस तरह करते हैं यार। मुझे ना तुम 5 मिनट दो, मैं के कॉल अटेंड कर लूँ। 5 मिनट तक करता हूँ, जरूरी ओके। कॉल है मुझे। अच्छा जी, हम किधर थे? हम थे पाइपलाइनिंग करने लगे थे हम। जी। अच्छा कर लेते हैं pipeline।
अच्छा चलो इसको समझते हैं हम कुछ एक एग्जांपल से एनालॉजी ले लेते हैं। चलो यार एक एनालॉजी ले लेते हैं। मेरे पास जिनसे है ना 4 पैकेट हैं कपड़ों के और मैंने इनको धोना है, ठीक है। अब मेरे पास वॉशर वॉशर एक है जो कि 30 मिनट लेता है। फिर मेरे पास एक ड्रायर है जो कि 30 मिनट लेता है। फिर मैंने इनको फोल्ड करना है और दोबारा 30 मिनट ले लेगा। और अब इनको मैंने अलमारी में रखना है तो दोबारा मेरे 30 मिनट लग गए, ठीक है। अब इस सारे स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाना शुरू करूँ, ठीक है। अब 30 ये कितने हो गए 3 4 12 120 120 हाँ 120 अगर इन सारे स्टेप्स को मैं अकेले अकेले करता जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा 120 मिनट में पहला बैच तैयार, फिर अगले 120 मिनट में दूसरा बैच तैयार, फिर 120 मिनट में तीसरा बैच तैयार और ये चौथा, ठीक है। अब एग्जांपल ये है कि मैं इतना वैसे तो सोशल हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे कोई जो है दोस्तों की गैदरिंग हमारा पार्टी शार्टी का रेव पार्टी वगैरह का सीन हो तो अब हमने कभी कभार करना होता है। तो मैंने जाना है फॉर एग्जाम्पल 8 बजे, ठीक है। और यही जो है ना 6 बजे मेरी अम्मा कह देती हैं कि चल पुत्र जो है ना कपड़े जो है आपने करने हैं, ठीक है, ये सारे काम भी जो है ना आपने करने हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, क्या कर सकते हैं, मामा को मना थोड़ी कर सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ जनाब 6 बजे, ठीक है। 6 से देखूँ अगर 8 बजे तक मेरा पहला बैच तैयार होगा, 10 बजे तक दूसरा बैच तैयार होगा, 12 बजे तक जो है तीसरा बैच तैयार होगा, 2 बजे तक जो है चौथा बैच तैयार होगा। क्यों? क्योंकि 30 मिनट हर स्टेप को लग रहे हैं, इसको भी 30 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 लग रहे हैं, ठीक है। पार्टी का सीन था हमारा 8 बजे, मैं हो रहा हूँ 2 बजे फारिग। अब मैं अम्मा को भी मना नहीं कर सकता, दोस्तों को भी मना नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह करता रहूँ, ठीक है, सारे स्टेप जो है पैरेलल में अगर ना करूँ, वो कोई रात के 2 बजे जाके मैं फारिग हूँ, ठीक है। जिस तरह का मुझे अभी लग रहा है 2 बजे मैंने फारिग होना है, ठीक है। 8 बजे मैंने जाना था पार्टी में, मेरी तो पार्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पे बात, समझ रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं कोई भी काम पैरेलल में नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि एक पूरा होगा तो दूसरा कार्ड है। हाँ यहाँ पे ये भी मसला आ रहा है कि पार्टी भी जो है वो भी मेरी बढ़ गई है, मैंने पार्टी में जाना था, पार्टी में जाना बहुत जरूरी है इंट्रोवर्ट बंदे के लिए, तो बहुत जो सोशल काम जो सोशलाइजिंग कम करता है उसके लिए तो बहुत जरूरी है पार्टी का। वो तो फिर अच्छा करता ही धोएगा। हाँ ऐसे ही है। चलो अब हम ऐसा करते हैं कि ना पैरेलल में काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इधर से मैं काम ये करता हूँ कि मैं दोस्तों को आकर तरले मिलते समाज करता हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह 8 बजे तो मुमकिन नहीं है, ऐसा करते हैं कोई 11-10 बजे का ना सीन कर लेते हैं, तब आराम से उनसे ना मैं फारिग हो जाऊंगा, तब तक जो है ना कपड़ों वाला सीन भी हो जाएगा, ठीक है। इधर से मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना फोल्डिंग भी जो है अब सारा काम करने के लिए ना इसमें मेन मसला जो सा आ जाता है ना फोल्डिंग का भी आ जाता है। एग्जांपल समझने के लिए अब फोल्डिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई छोटा भाई है वो दबका शबका लगाता हूँ कि मैं कहता हूँ यार तेरी ऐसे ऐसे काम करेगा मेरे साथ, फोल्डिंग करवा मेरे साथ, ठीक है। चलो यार हम इस तरह शुरू करते हैं काम अपना।
मैंने बना दी अब डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। अब ये थी मेरी वॉशिंग की, ये थी मेरी ड्राइंग की, ये थी मेरी फोल्डिंग की, और ये थी मेरी अलमारी में रखने की। इसको हम जाने देते हैं, ये बस गलती हो गई, इसको क्रॉस कर, ठीक है। अब पहले केस में क्या हुआ, पहले 30 मिनट में क्या हुआ कि पहले 30 मिनट में ये वॉशर में चला गया। दूसरे केस में क्या हुआ कि ये जो पहला था ये ड्रायर में चला गया, ये वॉशर में आ गया। दूसरा दूसरा पैकेट, पहला पैकेट ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, दूसरे वाला पैकेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब तीसरे वाले केस में क्या हुआ, भाई भी मेरा काम आ गया, मैं तो कहा चल भाई फोल्डिंग शुरू कर दे, उसने फोल्डिंग शुरू कर दी। दूसरे वाला पैकेट ड्राइंग में शुरू हो गया, और इधर से तीसरे वाला पैकेट वॉशिंग में चला गया, ठीक है। अब चौथा पैकेट आया, चौथा पैकेट वॉशिंग में शुरू हो गया, तीसरा पैकेट ड्राइंग में चला गया, दूसरा पैकेट जो ड्राइंग में था वो फोल्डिंग में चला गया, पहले वाला अलमारी में रखना शुरू कर दिया। अब करते करते ये हुआ, तुम क्या हो रहा है, अब कोई भी जो सा मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक है। मैं स्टॉल करता था, काफी देर वेट करता रहता था, एक दो ही करके जी सारा काम खत्म करना। अब क्या होना जनाब, मैंने 6 बजे लगना है, ये को मैंने फारिग हो जाना है 10 बजे, ठीक है। 10 बजे फारिग हो गया, आराम से मेरी पार्टी भी हो। इसको अब हम डेटा डेटा की सूरत में देख लेते हैं। ये क्रूड एग्जांपल समझ आएगी, ये क्रूड एग्जांपल अगर समझ आएगी तो फिर हमारी काफी हेल्प हो जाएगी। हाँ पक्की बात है, पार्टी तो हो जाएगी ना अब हमारी 10 बजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो, कुछ इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 4 इंस्ट्रक्शन दे लेनी मैंने। छोटी पाइपलाइन बना लेते हैं। ठीक, fetch, decode, memory, execution और write back, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन आया, पहले पहली क्लॉक में वो फेच कर रहा था। ये दूसरी क्लॉक है, ये तीसरी क्लॉक है, ये चौथी क्लॉक है, ये पांचवी क्लॉक, ठीक है। पहली क्लॉक में वो फेच हो रहा था पहला इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरी क्लॉक में वो डिकोड होने लग गया, तीसरी क्लॉक में वो मेमोरी में चला गया, मेमोरी वाला काम हो गया उसका, चौथी में एग्जीक्यूशन, पांचवी में राइट गया। अब अगली क्लॉक ले लेते हैं। ये पहली क्लॉक, पहले इंस्ट्रक्शन की बात थी ना, पहली क्लॉक में वो इधर था, दूसरी क्लॉक में वो इधर चला गया, ठीक है। अब दूसरी क्लॉक में क्या होता है, दूसरी क्लॉक में दूसरा इंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, ठीक है। वो फेचिंग के फेज में चला जाता है, ठीक है, और पहला डिकोडिंग के केस में चला जाता है, ठीक है। अब तीसरी क्लॉक में क्या होता है, तीसरी क्लॉक में तीसरा इंस्ट्रक्शन फेचिंग पे आ जाता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग पे चला जाता है, और पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो मेरा मेमोरी में चला गया। अब चौथी क्लॉक में क्या होता है, चौथी क्लॉक में मेरा चौथा इंस्ट्रक्शन फेचिंग में आ जाता है, तीसरा इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में आ जाता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आ जाता है, और पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में आ जाता है। इस टेबल को आगे एक्सटेंड कर दें, इससे अगली क्लॉक में चौथा इंस्ट्रक्शन मेरा डिकोडिंग में आ गया, तीसरा मेरा मेमोरी में आ गया, और दूसरा एग्जीक्यूशन में आ गया, और पहला राइट बैक में आ गया, ठीक है। तो अब हमने बीच में जो स्टॉल्स देने थे ना, जो सारा वेट करना था, वो वेट नहीं हमें करना पड़ रहा होगा, ठीक है। वो हम कोई भी क्लॉक ज़ाया नहीं कर रहे होंगे कि हम एक पूरी क्लॉक पूरी, देखो अब ये कितने कितने इसको चलते जाए, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पांचवी क्लॉक है ना, कितनी क्लॉक और लगेंगी, छठी में ये आगे तो चला गया, सातवीं आठवीं, तकरीबन 9 क्लॉक में ना ये जो
हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक बात को समझ रहे हो? किधर गया? वसीम, आपने पाइपलाइन का कहा था। जी वो हाँ, कोई बात नहीं, नेट कोई चला बात था। नहीं। मैं ये पूछा था कि ये थोड़ा सा पहली क्लॉक वाला। हाँ, कर देते कोई मसला नहीं। पहली क्लॉक में पहला इंस्ट्रक्शन चला गया और दूसरा इंस्ट्रक्शन में से आ गया, ठीक है, मेरा फैचिंग इसी तरह चौथे में आ गया, ठीक है। अब पांचवी क्लॉक में इधर चला गया, छठी क्लॉक में चौथा है, छठी क्लॉक में जो उनसे पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सातवीं क्लॉक में दूसरा हो जाएगा और नौवीं में चौथा हो जाएगा, ठीक है। पाइपलाइन अब देख ले, पाइपलाइन ना करो, ठीक है, फिर क्या होता है? अब पहला कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी से आगे हो जाएंगे क्योंकि हमने दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं डाला। पहले पे काम की। अब सातवीं पे ये करेगा, आठवीं पे दूसरा इधर जाएगा। अगर हम पाइपलाइनिंग नहीं करते, सिर्फ हर एक सिंगल साइकिल में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को चला देते हैं, ठीक है। अब 12वीं में दूसरा होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो कैसे अगर हमने पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट किया, अगर यूज किया, इंस्ट्रक्शन पूरे हो रहे थे। और अगर पैरेललिज्म नहीं करना तो मैं 12 में सिर्फ 2 हो रहे हैं। अभी आगे खुद सोचो कि इसी तरह चलता रहा तो मेरा हालत तकरीबन 24 में नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज थी पाइपलाइनिंग, ठीक है, समझ आ गई? समझ लो। हाँ। अब इसमें आगे सर ने थोड़ी और डिटेल बात और डिकोड, प्री डिकोड वगैरह, ठीक है, वो आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस होते हैं थोड़े से, ठीक है, वो चीज़ होती है। लेकिन बेस पाइपलाइनिंग की यही है कि आप उसको एक्सप्लॉइट करके अपना पैरेललिज्म इस तरह लाते हो कि आप कम क्लॉक साइकिल्स में ज्यादा से ज्यादा जो हैं अपने इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोसेस कर देते हैं, ठीक हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का। चलो ठीक है।